नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ सेंट मैरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली इकाई से है। इस पाठ का नाम है खुला आकाश। यह एक पूरक पठन का पाठ है और जिसकी विधा है डायरी अंश। बच्चों, डायरी अंश का अर्थ यह होता है कभी कभी मनुष्य अपने जज्बात, भावनाओं, दिल की बात और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सबसे नहीं कहते, उसे हम डायरी में लिखते हैं। यहाँ पर लेखक ने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है उसका कुछ अंश पाठ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। इस पाठ के लेखक हैं स्वर्गीय श्री कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म हुआ है 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपके सामने इनका परिचय दिया गया है। हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, खासकर नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा इन्होंने कई कहानियां, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई है। इनकी कविता और कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इनके योगदान की वजह से इन्हें सन 2005 में 6 अक्टूबर 2005 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। बच्चों, इसके अलावा भी इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान और पद्म भूषण से भी इन्हें 2009 में सम्मानित किया गया। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमारे सामने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में इन्होंने यह माना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए और अपने ही अंदर जो गलतियां हम करते हैं उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। 10 मार्च 1998। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जीवन ना हो। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही संभव है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यानी कि लेखक यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं हम पूरी तरह से समृद्ध तब बनेंगे जब हम भीतर से आजादी पा सकेंगे। हम अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखना जरूरी है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचते हुए औरों की भी मदद करती रहनी चाहिए। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है, मकान ही मकान। यह वाक्य उन्होंने लिखा है 10 मार्च 1998। इस दिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शहरों में ज्यादातर मकान ही मकान दिखाई देते हैं,
लंद फत के मकान की एक इतनी बड़ी भीड़ होती है जिसमें संकरी गलियां होती है, दूर दूर तक पेड़ दिखाई भी नहीं देते, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई नहीं, आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसला बनाती नहीं दिखती। चिड़ियों को देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाजें निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव में जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि इन तंग गलियों से निकल के वो एक ऐसी जगह पर हरियाली का अभाव महसूस कर रहे हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं और इस तंग गलियों से वो निकलने की कोशिश करते हैं। 8 अगस्त 1998। सही साहित्य। लेखक के अनुसार सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं जिस साहित्य को हम पढ़ते हैं सिर्फ आंखों से ना पढ़े बल्कि उसे हम हृदय से समझे भी। बारह नवंबर 1998। जाने खुद को। यहाँ पर लेखक ने स्वयं को जानने का कुछ उपाय बताया है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। यानी कि हमें आत्मचिंतन करना है कि हम स्वयं क्या है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम क्या है, और जो दूसरों के बारे में हम बहुत कुछ दम्भ रखते हैं कि हम दूसरों को अच्छी तरह समझते हैं, यानी कि हमें अहंकार होता है कि हम दूसरों को अच्छी तरह जानते हैं, इससे भी हम अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। दूसरा फायदा यह है, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। जो हम ज्यादातर दूसरों के जीवन में जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उससे हमारी भी रक्षा होगी और उनकी भी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग में सोच पाते हैं, ना सक्रिय हो पाते हैं, दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका जीवन भी संतुलित ढंग से नहीं चल पाता है, इसलिए हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा। सामने वाला जिस प्रकार से भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है या बातें कर रहा है उसे हमें स्वीकार करना आना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंत में है हमारा ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 1999। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। यानी कि वे खतरनाक जानवरों की तरह, कीट भक्षियों की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे समाज में भी रह करके किसी न किसी प्रकार से औरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसी प्रकार से आदमी जो इसके एकदम अपोजिट होते हैं, अलग होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भेड़,
तितली वगैरह की तरह। यानी कि लेखक यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं जो लोगों की सोच होती है कि जानवर इस तरह के खूंखार होते हैं, पर वे इस तरह से इसलिए होते हैं क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है, या सीधे होते हैं तो वह उनका स्वभाव होता है। लेखक कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। तो मनुष्य अपना स्वभाव या प्रवृत्ति क्यों बदल दे। 4 जनवरी 2001 लुका छिपाकर जीना। लेखक को लुका छिपाकर जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। यानी कि वो सहज और सरलता से जीना चाहते हैं, किसी प्रकार की बेईमानी करके नहीं। चीजों को लुका छिपाकर, बातों को छुपाकर, व्यवहार को रचा बसा कर जीना लेखक को नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में खोट आ जाता है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। अगर इस प्रकार से हम करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं हम अपनी असलियत को लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं कि लोग इसे जान जाए कि हमारा दूसरा चेहरा भी छिपा हुआ है। आखिर यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। धूर्त का अर्थ होता है बच्चों कपटी, कि हमारी असलियत इतनी गंदी क्यों हो कि इसे हमें लोगों तक छुपाना पड़े। 23 जनवरी 2002 जीने का अर्थ। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं वो बुढ़ापे को केवल यह नहीं समझते कि कुछ जीवन के वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है, जैसे कि बचपन, यौवन, बुढ़ापा। यानी कि यह सत्य है कि हमारा जीवन किसी भी खंड पर समाप्त हो सकता है, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा। हम यह नहीं कह सकते कि हम बुढ़ापे तक ही जीवित रहेंगे। खास बात यह है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित रहे, चैतन्य रहे। लेखक कहना चाहते हैं जब तक हम जीवित रहे, सचेत रहे। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसी वजह से वो अपनी साहित्यिक चेष्टा यानी कि प्रयास और जीवन चेष्टा को कभी भी अलग नहीं कर पाते अपने आप से। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। यह एहसास है कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब। यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। हम अपने लिए जिए या दूसरों के लिए, मगर जीवन को सार्थक रूप से, उसे सहज रूप से हमें जीना चाहिए। दिल्ली में रहना 12 जून 2003। यहाँ पर लेखक ने दिल्ली शहर में रहने का अनुभव हमारे साथ साझा किया है। वो कहते हैं दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान है। ऐसा शहर जो अपनी गतिशीलता को कभी रोकता नहीं है। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। किसी तरह से अगर घर मिल भी जाता है दूसरे प्रवासियों को, तो इतना छोटा घर होता है कि वहां पर हम 2 पैर भी अच्छी तरह से पसार कर बैठ नहीं सकते। जिंदगी का मतलब बस इतना ही होता है कि जब तक बंद पड़े लटके रहो उस घर में, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। जनवरी 2006 बहाने निकालना। यहाँ पर लेखक कहते हैं जिस कार्य का हमें
इच्छा नहीं होती, उसके लिए हम कई बहाने निकाल लेते हैं। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए कई रास्ते निकाल लेते हैं। जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने कई प्रकार के हमारे पास होते हैं। 30 सितंबर 2010 अपने से बहस। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं जब भी हमें बातचीत करना रहे या तर्क वितर्क करना रहे किसी मुद्दे पर तो हम स्वयं से करें। अपने से बहस करने से सच्चाई हाथ लगती है। हमें समझ में आता है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है या सही है। दूसरों का सिर सुनना चाहिए, उससे हमें दूसरों के भी बारे में बहुत सारी बातें समझने और जानने का मौका मिलता है। दूसरों से बहस नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों से बहस करते हैं तो केवल झगड़ा हाथ लगता है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के आखिरी जो डायरी अंश है उसे पढ़ते हैं, जहाँ पर लेखक ने कहा है चीजों की गुलामी, यानी कि हम दिन ब दिन चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है, यानी कि पूरी तरह से वह अपना समय उस कंप्यूटर पर व्यतीत कर रहे हैं। इसके पहले लेखक कहते हैं कंप्यूटर खरीदने के पहले उन्होंने एक मोटर खरीदी थी। तो वो कहते हैं कि मोटर खरीदी थी पर मोटर उनकी गुलाम नहीं है, बल्कि वो स्वयं मोटर के गुलाम बन गए। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ, यानी कि अपना पूरा समय वो मोटर, कंप्यूटर और अन्य प्रकार की चीजों पर व्यतीत करने लगे हैं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं आदमी का जो स्वभाव है या तो बहुत कम बदलता है या तो फिर बदलता ही नहीं। गुलामी की जो प्रथा थी बहुत पुराने जमानों में, जब एक मालिक रहता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, तब भी वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता था और जो कुछ मालिक कहता था उसी प्रकार से करता था। तो यह प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वह गुलामी की आदत से मजबूर है। तो हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं, यानी कि हमारे घर में जो चीजें रखी हुई है, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं है, उसके हम गुलाम बन चुके हैं। वो सुख सुविधाएं जब भी हमें बुलाती है तो हम उसकी तरफ दौड़े भागे चले जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का अंत होता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है, जहाँ पर लेखक ने हमें जीवन जगत से जुड़े सच्चाई की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। लेखक ने प्रस्तुत अनुच्छेदों की सहायता से अपने निजी अनुभवों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया है, जिसमें हमें स्वयं की पहचान मिलती है। शहर में इंसान किस प्रकार से होते हैं, प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें साहित्य का ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा आत्मचिंतन, वास्तविक इंसान, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। इसके बाद है वस्तुओं के हम गुलाम हो चुके हैं, यानी कि भौतिकवाद से हमारा पतन होते चला जा रहा है। इसके अलावा वाद विवाद का क्या परिणाम होता है, हमें बहस नहीं करनी चाहिए किसी से। कर्म के प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए, जैसे कई विषयों पर प्रभावी ढंग से इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि इन सारी चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, फिर भी व्यक्ति को आत्मविश्वास, संयम व ईमानदारी से सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अनवरत उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों,
इस पाठ में शब्दार्थ मैंने आपको परिच्छेद के बीच में ही बता दिया था, फिर भी जो कुछ बचे हुए वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। संकरी का अर्थ होता है पतली या कम चौड़ी। गोजर जो एक कीड़ा है उसका अर्थ होता है कनखजूरा। लकड़बग्घा भेड़िए की जाति का एक पशु जो कुत्ते के समान दिखता है। चलायमान का अर्थ है चलता हुआ। प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।